संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा के भेद कितने हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदाय या समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। सो हे गाइस, माय नेम इज तुलसा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तुलसा कोचिंग सेंटर में। और आज के इस वीडियो में हम आप सभी को इन्हीं सभी टॉपिक्स के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। सो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि संज्ञा किसको कहते हैं। तो अगर इसकी परिभाषा देखें तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान का पता चलता है या बोध होता है, उन सभी को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं, जैसे कि मनुष्य। तो जो मनुष्य शब्द है ये किसी जाति को बताता है। अमेरिका, चीन जो है स्थान के नाम है। बचपन, मिठास जो है ये हमारे भाव हैं। पेंसिल, किताब क्या है? वस्तुएं हैं। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जिनसे हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव का पता चलता है, उन सभी को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो अब देखते हैं संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो वर्तमान समय में संज्ञा के 5 भेद हैं, जिसमें से सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समुदाय या समूहवाचक संज्ञा, पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम इन सभी के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि का बोध होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे महात्मा गांधी, दिल्ली, लाल किला आदि। देखिए, अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो ऐसे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या वस्तु को बताते हैं, उन सभी शब्दों को क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे महात्मा गांधी, तो ये विशेष व्यक्ति हैं। दिल्ली, ये हमारे भारत की राजधानी है। लाल किला, यह एक पर्यटन स्थल है और हमारी जो इतिहास की प्राचीन इमारतें हैं उनमें से एक है। ठीक है। तो इसी प्रकार के जो विशेष चीज़ें होती हैं, कोई विशेष वस्तु होती है, विशेष जगह होती है, जिन भी शब्दों से हमें उसके बारे में पता चलता है, उन सभी शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये साधारण शब्दों में है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो जैसे सबसे पहला उदाहरण है, राम स्कूल जाता है। अब इसमें राम स्कूल जाता है, तो इसमें स्कूल कौन जा रहा है? राम जा रहा है। तो यह क्या है? एक विशेष व्यक्ति है। ताजमहल 7 अजूबों में से एक है। अब 7 अजूबे हैं, लेकिन इसमें से हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ताजमहल के बारे में। तो यहाँ पे जो ताजमहल ये है विशेष है। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। शिमला एक पर्यटन स्थल है। तो जो शिमला है वह एक पर्यटन स्थल उन सभी जगहों को बोलते हैं जहाँ पर जो लोग हैं वो घूमने वगैरह के लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें किसी विशेष जगह, विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान के बारे में जिन भी शब्दों से पता चलता है, उन सभी को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इन पंक्तियों में राम, ताजमहल, जवाहरलाल नेहरू और शिमला व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द हैं, क्योंकि ये शब्द विशेष व्यक्ति, स्थान व वस्तु के बोधक हैं, जिस प्रकार से मैंने अभी बताया। नेक्स्ट, जातिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस किसी शब्द से किसी एक संपूर्ण जाति का बोध हो वह जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाता है। साधारण भाषा में जिस भी शब्द से, ठीक है, कोई भी शब्द हो, जिस शब्द से हमें किसी वर्ग का या किसी भी प्राणी का, किसी जाति मतलब भाव का, स्थान का हमें जाति पता चलती है, उन सभी को क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि वस्तु, अगर हम वस्तुओं के उदाहरण में ले तो कार, मोबाइल, पुस्तक, इन सभी में ये सभी क्या है? अगर हम कार का नाम लें कि कार, तो कार में कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई थार कार
या BMW कार, तो इसमें जो कार है वो सभी आ जाती। अगर हम इसके आगे इसका कंपनी का नाम जोड़ देते हैं किसी कंपनी का, तो वह विशेष यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो अभी जो है यह सभी अपनी अपनी जाति को दर्शा रहे हैं, इसलिए ये सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है स्थान। स्थान जैसे पहाड़, तालाब, गांव, शहर, इन सभी ये अपनी जाति को, अपने वर्ग को दर्शा रहे हैं। प्राणी में पुरुष, स्त्री, गाय, शेर इत्यादि। ठीक है, इस तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो अपने संपूर्ण वर्ग को या अपनी संपूर्ण जाति को दर्शाते हैं। उन सभी शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में देख लेते हैं, जैसे कि पहला उदाहरण है, गाय एक बहुत ही उपयोगी पशु है। तो यह हम सभी जानते हैं कि जो गाय है ये बहुत ही उपयोगी पशु है, लेकिन यहाँ पे जो ये गाय शब्द इस्तेमाल हुआ है तो इसमें जितनी भी सभी गायें हैं उन सभी के बारे में कहा गया है। ठीक है। दूसरा है, आज की स्त्री पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। तो आज के टाइम में ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जिसमें स्त्रियों ने, महिलाओं ने अपना सहयोग नहीं दिया हो। तो यहाँ पर जो स्त्री है वो अपनी स्त्री, संपूर्ण स्त्री जो जाति है उसको दर्शा रहा है। जो पुरुष है वो अपने संपूर्ण पुरुष जाति को दर्शा रहा है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जिनसे हमें किसी जाति का पता चलता है वह सभी जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो इन पंक्तियों में गाय, स्त्री और पुरुष जातिवाचक संख्या शब्द हैं, क्योंकि ये शब्द होते हुए भी अपनी संपूर्ण जाति का बोध करवा रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा। भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, कर्म, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध कराते हैं वह भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। साधारण भाषा में जो भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं ये हमारे मन की भावनाओं को दर्शाते हैं। जो हमारे मन में भावनाएं होती हैं, जो भी किसी वस्तु के गुण होते हैं, जो दशा होती है, जो अवस्था होती है, उन्हीं सबको दर्शाने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि भाव में खुशी, क्रोध, दुख, ये सभी हमारे मन की भाव हैं। दशा में भूख, प्यास, गरीबी, अवस्था में बुढ़ापा, बचपन, गुण में देखें तो मिठास, सुंदरता, कोमलता। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो भाववाचक संख्या के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि राम के वियोग में सीता अत्यंत दुखी थी। तो ये जो दुखी शब्द है ये हमारे मन की भाव है, हमारे मन का भाव है, ये हमारी दशा है। ठीक है। तो यह जो शब्द हैं तो ये हमारे बारे में कुछ बता रहे हैं, जो गुण है या विशेषता है या कुछ भी एक कर्म है। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो किस में आते हैं, भाववाचक संज्ञा में आते हैं। दूसरा है, ताजमहल की सुंदरता का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। ठीक है। तो यहाँ पे जो ताजमहल की सुंदरता, तो ये जो सुंदरता है ये उसका गुण है, तो ये गुण बता रहा है ताजमहल का। आम के पक जाने पर वह मिठास से भर जाता है, तो यह उसका गुण है। ठीक है। तो ये इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, यानी कि जो किसी वस्तु की, जो कोई वस्तु हो गया, प्राणी हो गया, स्थान हो गया, जिसकी गुण, दशा या उसकी विशेषता के बारे में बताते हैं, वो सभी किस में आते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इन पंक्तियों में दुखी, सुंदरता और मिठास शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द के उदाहरण हैं, क्योंकि ये शब्द भावनाओं और गुण के बोधक शब्द हैं, जो मैंने कि अभी आपको बताया। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी एक जाति के संपूर्ण समूह या समुदाय का बोध कराते हैं वह समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। साधारण शब्दों में किसी एक पूरे वर्ग को दर्शाने वाले शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे सेना, कक्षा, झुंड, लकड़ी का गट्ठा, गेहूं का ढेर। उदाहरण में देखते हैं, हमारी सेना सीमा पर शत्रुओं का हरदम डटकर सामना करती है। कक्षा 10वीं के छात्र बहुत मेहनती हैं। गांव में पीपल के पेड़ के नीचे सभा का आयोजन किया गया है।
तो ये जो सभी शब्द हैं ये अपने पूरे वर्ग को दर्शा रहे हैं, जिस वजह से ये सभी शब्द समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इन पंक्तियों में सेना, कक्षा और सभा समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, क्योंकि ये शब्द अपने संपूर्ण वर्ग का बोध करवा रहे हैं। यह हमारा अंतिम भेद है संज्ञा का, जिसका नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी पदार्थ, धातु या द्रव्य को दर्शाता है या उनका बोध कराता है, वह शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहलाता है। जैसे तेल, पानी, दूध, घी, लोहा, सोना, तांबा इत्यादि। एग्जाम्पल्स में देखते हैं। गाय का दूध अत्यंत पौष्टिक होता है। लोहे से बने औजार बहुत मजबूत होते हैं। पानी ही जीवन है। इन पंक्तियों में दूध, लोहा और पानी द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और